नमस्कार दोस्तों, सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। लास्ट जो हमारा सेशन गया था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किया था। 21 आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है जेएम लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ 10 ईच issued at premium of 5 per share for non-payment of final call of 2 rupees per share. Their share were reissued for 4,900 as fully paid up. The amount transferred in the capital reserved account on the forfeiture of these shares will be कितने रुपए होगा ये हमको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए 4,000 का जो आपका शेयर है, ठीक है, 4,000 का शेयर है और 4,000 के शेयर में अगर आप निकालते हैं, देखिए तो 400 इंटू 10 ये आपका एक्चुअल शेयर प्राइस हो गया। इसमें आपको 8 रुपीज़ पर शेयर मिला है, विच मीन्स 3200 मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए 3200 आपको मिल चुका है, यही आपका आंसर है, क्योंकि ये टोटल 4000 का शेयर है और इसको आप नेक्स्ट टाइम जब इशू कर रहे हैं 4000 से ऊपर इशू कर रहे हैं। ऐसे इसका सॉल्यूशन अगर मैं प्रॉपरली दूं तो इसका थोड़ा सा वाइड वे में जाएगा, जिसको हम टीचिंग के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि हमको एमसीक्यूज लगाने हैं तो बहुत लंबे में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो इसमें 5 रुपये जो आए हैं आपके, है ना, 400 इंटू 5 रुपीज़ जो आपके मिले हैं, ये 5 रुपये आपको बेसिकली सिक्योरिटी प्रीमियम में डालने हैं। और इसके लिए मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जो रहता है हम लोग उसको नहीं छेड़ते, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसके लिए उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि ऑन 1/4/2021 दीप लिमिटेड इशूड 4 करोड़ 8% डिबेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 6%, redeemable at a premium of 10%. On 31st/3/2022, the company decided to write off discount and loss on issue of debenture. On that date, the security premium reserve account had a credit balance of 1,40,000. The amount of profit utilized by the company for writing off the discount and loss on issue of debenture will be कितना रुपए होगा जो कंपनी राइटिंग ऑफ के लिए अपना प्रॉफिट यूटिलाइज करेगी। इसका जो आंसर है वो आपका है इसका जो आंसर होगा 22 का वो आपका होगा 62,60,000, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए आपको केवल और केवल कितने का डिवेंचर है ना, और उसका जो रिडीमेबल है 10% प्रीमियम में, यही आपको देखना था, ठीक है। कोई भी ऐसा इसमें नहीं था कि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नॉर्मली एमसीक्यूज में ऐसे ही आते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत ना पड़े, बस आपको अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो इसमें सॉल्यूशन बहुत इजीली हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि फिर भी ये टफ है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ की बात कर रहे हैं और एनपीओ के लिए कौन से प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है, ये हमको बताने हैं। तो एनपीओ के अंदर अपन रिसीट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट आखिरी में हम बनाते हैं, ठीक है। सो आंसर विल बी 3, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 24 बोलता है, क्वेश्चन 24 बोल रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट आर नॉट एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे एप्लीकेबल नहीं है, तो आंसर विल बी जो आपके क्या बोलते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं,
जिन लोग की कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती किसी भी टाइप की, जैसे कि लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक बिंग ह्यूमन करके आपने सुना होगा, सलमान खान का है, ठीक है, बिंग ह्यूमन। तो ये जो बिंग ह्यूमन है ये अपनी टी शर्ट बेचती है, और टी शर्ट बेचने के बाद उसको मार्केट में सेल, जैसे सेल कर रही है तो उसको प्रॉफिट भी जनरेट होता होगा। तो ये एक तरह का बिजनेस एक्टिविटी है। जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह की बिजनेस एक्टिविटी नहीं करता उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, और ये क्वेश्चन आपको बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेन्यू रिजर्व। कौन सा एक रिवेन्यू रिजर्व नहीं है, मतलब ऐसा रिजर्व जिसको रिवेन्यू से जनरेट किया जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इकलौता ऐसा रिजर्व होता है जिसको आप लोग आपके जो शेयर है उससे जनरेट करते हैं, जबकि कैपिटल रिजर्व होता है, जो कैपिटल रिजर्व होता है वो आपके कैपिटल प्रॉफिट से जनरेट होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ रिजर्व ही होते हैं, बाकी सारे रिजर्व ऑलमोस्ट जो आपके प्रॉफिट से जनरेट होते हैं वो सारे के सारे रेवेन्यू रिजर्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, द मेच्योरिटी डेट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन 5th March एंड पेबल 1 month आफ्टर डेट विल बी। मेच्योरिटी डेट क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे बोला है 5th March, पेबल 1 month आफ्टर डेट, मतलब 5 मार्च ले लिए, 5 मार्च के बाद नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आपका आएगा 5th April। ठीक है, और 5th April के बाद आप 3 ग्रेस डेज जो होते हैं वो जोड़ लीजिए। ठीक है, तो वो क्या होगा ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 + 3 8 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अ फर्म for the year ended 31st 3 2022 was 1,14,000. During the year it received a commission of 10,000 in paid salary 50,000, rent 26,000, interest on loan 1,000. There was bad debt of 9,000. The operating profit of the firm was, सिंपली आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था यहाँ पे। तो आप 1,14,000 जो है इसको यहाँ लिख लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे, और कमीशन जो है जो भी आपकी इनकम होती है रिसीव हुई है तो आप 10,000 यहाँ लिख लीजिए। ये आपका हो जाएगा सैलरी, रेंट, ये आपके एक्सपेंस हो जाएंगे। सैलरी 50,000 का, रेंट 6,000 के, 26,000 के। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये भी आपका एक खर्चा है ना, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए। बैड डेट हुआ है 9,000 का, ये भी आपका एक्सपेंस होता है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए। इसको कैलकुलेशन करेंगे आप तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 39,000। ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इनटू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है उससे क्या नहीं होता है, ठीक है, मतलब उसका कारण क्या नहीं होता है। ठीक है, सो आंसर विल बी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इनटू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म का ही डिसॉल्यूशन हो जाए तो वो रिकंस्टिट्यूशन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप खत्म ही हो जाती है। लेकिन अगर पार्टनर की डेथ हो गई या फिर पार्टनर्स नया पार्टनर कोई आ गया या फिर पार्टनर वही है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया, ये सारी चीज़ें जब होती है तो पार्टनरशिप जो फर्म रहती है वो बनी रहती है, लेकिन वो उसके जो बोल सकते हैं जो उन्होंने साइन करी है पार्टनरशिप डीड उसमें थोड़ा बदलाव जरूर आता है, लेकिन कंपनी चलते रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड
होल अमाउंट कलेक्शन हैज टू बी रिफंडेड विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द एंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, कितने दिनों के अंदर सारे के सारे पैसे आपको वापस करने पड़ते हैं अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो। आंसर है 30 डेज। ठीक है, 30 दिनों के अंदर, मतलब जैसे कि लेट सपोज आपने 1 तारीख को इशू किया और 1 तारीख को इशू करने के बाद आपने बोला 30 तारीख तक मुझे चाहिए, मतलब आप एप्लीकेशन दीजिए, आपको नहीं मिला पैसा 30 तारीख तक, तो नेक्स्ट जो 30 होगा, नेक्स्ट 30 ना प्लस, तो इस डेट तक आप वापस कर देंगे पैसा जितने लोगों ने आपको यहाँ पे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 सेज दैट द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, सिंपली इसको बोला जाता है इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस। अगर यही आपको उल्टा पूछे एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, इट विल बी डेफिसिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, A and B were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2 and 1 second, and C was admitted as a new partner. It was decided that C will bring the necessary capital so as to give him 1/5 share in the profits, taking into consideration that the capital of A and B, after making all necessary adjustment in the capital account of A, showed a credit balance of 18 lakh and the capital account of B showed a credit balance of 28 lakh. The amount of capital brought by C will be, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, और ये जो सी लाने वाला है वो कैपिटल का 1/5 लेके आएगा। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है जो EMRA से पूछा गया था, एंड द आंसर विल बी 11,50,000। ओके, 11,50,000 विल बी द आंसर। आपको करना कुछ नहीं है, ए और बी का टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना है और टोटल कैपिटल को कैलकुलेट करके जैसे कि अपन यहाँ पे निकालेंगे तो अपना आंसर यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है XYZ वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली ऑन 31st 2022 Z retired. The amount payable to Z was 40 lakh, which was payable to him in 4 half-yearly installment along with interest 18% per annum. Payment of the first installment was to start from 31st 12 2022. The amount of second installment paid to Z was, कितने रुपए का सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे ये बोला गया है। अब ये 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट है ना, ये 4 ईयरली बोलने का मतलब है कि 10-10 लाख के 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट पे उसको करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको ईयर में 2 बार अपन पे कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है, 1 सेकेंड, 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट विच मीन्स 10 लाख रुपए पर हाफ ईयरली पर 6 मंथ उसको पे करेंगे। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने का होगा वो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ये जो हुआ पहला जो पेमेंट है, फर्स्ट पेमेंट जो उनको बना है वो 31st 12 2022 को बना है। ठीक है, अभी ये हमको सेकंड वाला पूछ रहा है। तो फर्स्ट जब हमने पे किया, जब ये रिटायर हुआ था 31/3/2022 को हुआ था, और ये पे हुआ है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31/12/2022। ठीक है, अब ये सेकंड इंस्टॉलमेंट कब पे होगा, इसके 6 महीने बाद ही होगा ऑब्वियसली।
तो ये 31/7 को होगा। अब ये 31/12 को जितना भी हुआ है ना, मतलब इसमें 10 लाख पे हुआ होगा प्लस 18% जो उसका इंटरेस्ट है वो पे हुआ होगा। मतलब सेकंड जो इंस्टॉलमेंट पे होगा उसमें 30 लाख का 18%, सॉरी 13 लाख का 18% पे हुआ होगा प्लस 10 लाख पे हुआ होगा। आपको बस इतना ही कैलकुलेट करना था एंड द आंसर विल बी 12,70,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 33 on 1st 4/2020 Good Health Club purchased 8% investment of 5 lakh. The receipt and payment account of the club for the year ended 31st 3/2022 showed interest received on investment 32,000. This includes interest received 2,000 for the year ended 31st 3/2021. The amount of accrued interest shown in the balance sheet of the club as on 31st 3/2022 will be। अभी 8% इन्वेस्टमेंट रिसीव करा है, इन्वेस्टमेंट करा है उन्होंने 5 लाख का, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है वो 32,000 का है। अब बेसिक जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो 8/5 जा कितना होता है 40,000, लेकिन इन्होंने क्या करा हुआ है 32,000 रिसीव बताया हुआ है, विच मीन्स 8,000 रिसीव इन्होंने नहीं बताया। ओके, यहां तक बात क्लियर। इंटरेस्ट रिसीव दिस इंक्लूड इंटरेस्ट रिसीव 2,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st 3/2021। 2,000 जो इंटरेस्ट इन्होंने लिखा हुआ है वो ईयर एंड जो हो रहा है 31st 3/2021 का, उसका अमाउंट है, ठीक है, 20K में। ओके, अब ये अक्रूड इंटरेस्ट कितना बचा हुआ है ये हमको यहां पे बताना है। 33 का जो आंसर है वो जाएगा 10,000, यहां पे 8,000 है और पिछले साल का 2,000 है, तो ये 2,000 और 8,000 कितने हो जाएंगे 10,000। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 500 LED बल्ब पर एनम। ऐसे क्वेश्चन हमने अपने सेशन में भी किया हुआ है। द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 50 रुपीज एंड द फिक्स्ड एक्सपेंस आर 10,000 पर एनम। फिक्स्ड एक्सपेंस आपको दे दिया है। इफ द प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट देन मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट विल बी। 500 LED का है, पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट है 50 रुपए की है, फिक्स कॉस्ट भी 10,000 रुपए पर एनम की है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको मार्जिनल कॉस्ट बतानी है एंड द मार्जिनल कॉस्ट विल बी 50 रुपीज, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि आपका जब फिक्स्ड कॉस्ट आपको अलग से दे दिया गया है तो एक अब वेरिएबल कॉस्ट में अगर कितने भी यूनिट ऐड करते जाएंगे तो उसका जो इंपैक्ट है पर यूनिट सेम ही रहेगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉर क्लोजिंग गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कौन सा एक अकाउंट आप क्रेडिट करते हो जब आप क्लोज करते हो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को, ठीक है। तो आंसर विल बी 1 ट्रेडिंग अकाउंट। तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है और ये जो आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में ही आपके नीचे लिखाया जाता है, क्योंकि इसको हम एज अ सेल नहीं मानते हैं, एज अ क्लोजिंग स्टॉक ही इसको ट्रीट किया जाता है जब तक कंज्यूमर अप्रूव ना कर दे कि उसने खरीद लिया है। क्वेश्चन नंबर 37 an additional incentive granted by consignor through the consignee to induce the consignee in publishing a new line of trade is called। इसको हम बोलते हैं
ओवरराइडिंग कमीशन, 1 सेकेंड, इसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, the separate books of account are maintained for recording joint venture transaction, then which of the following account is opened in the individual books of each conventor, sorry. So 38 answer will be joint venture investment account. Option 4 will be correct answer. Question number 39, a manager should replace I with we in all his conversation with workers to foster team spirit. This statement indicates which of the following principle of management given by Fayol. So इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 ई स्पिरिट डे कॉर्पस। इसका जो मतलब होता है टीम स्पिरिट। ठीक है, टीम स्पिरिट में आप आई को रिप्लेस करते हो वी से। कोई भी एक चीज किसी एक व्यक्ति के सर पे नहीं मढ़ी जाती, किसी एक की गलती को भी पूरे संगठन को अपनाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40 आज का आखिरी क्वेश्चन है। An important principle of management that control based on the belief that the attempt state that the control everything result in controlling nothing and has only the significant deviation which go beyond the permissible limit should be brought to the notice of management. This principle is called as. So इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल बाय एक्सेप्शन। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज मेजर द इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल। तो ये इतना ही पढ़ने की जरूरत थी। जो न्यू स्किल लर्न करने की कैपेबिलिटी होती है उसको आप एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए नॉर्मली किसी भी एग्जाम में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता ही है। ओके, ऐसा क्वेश्चन है इसलिए इसको कर ले रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा सॉल्यूशन के चीज़ें नहीं है, बहुत इजीली पढ़ लेंगे आप। दिस इज द लेवल ऑफ अरेंजमेंट दैट कंसिस्ट अ टीम ऑफ मैनेजर फ्रॉम डिफरेंट फंक्शंस लेवल। देयर बेसिक टास्क इज टू integrate diverse element and coordinate the activity of different department. They analyzes the business environment and its implication for the survival of firm. This level of management is called, क्या बोलते हैं ऐसे लेवल को? टॉप लेवल बोलते हैं। ठीक है, 42 का आंसर हो जाएगा, सॉरी 1 सेकेंड, अरेंजमेंट का लेवल है। अरेंजमेंट का लेवल कौन सा होता है? मैनेजर का लेवल। मैनेजर का लेवल कौन सा होता है? मिडिल लेवल। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, ऑप्शन बी मैनेजमेंट लेवल विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 है, इवन आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी इन 1991 foreign companies found it extremely difficult to cut through the bureaucratic red tape to get permit of doing business in India. As a result, these companies were discouraged from investing in our country. This statement indicates which of the following dimension of business environment. जब ये बात आए ब्यूरोक्रेसी की, तो ब्यूरोक्रेसी आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, नेताओं का दबाव जो होता है उसके तहत ये लिया जाता है। सो 43 का आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 44, अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट वर्क अंडर द प्लानिंग इंचार्ज। कौन सा एक प्लानिंग इंचार्ज नहीं होता है? सो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर आपका प्लानिंग इंचार्ज नहीं होता, वो बस इंस्पेक्ट करता है। ठीक है, question number 45, which of the following statement is not correct regarding the assumption of need hierarchy theory given by Maslow? कौन सा एक सही नहीं है मैस्लो के हायरार्की थ्योरी के अनुसार? सो आंसर विल बी 3, अ सेटिस्फाइड नीड मोटिवेट्स अ पर्सन। ठीक है, तो कभी भी नीड सेटिस्फाई
नहीं होती है वो हमेशा बढ़ती जाती है, पहली बात। ठीक है, सो एक सेटिस्फाइड नीड जो होती है ना, वो पर्सन को कभी मोटिवेट करती नहीं है। अगर किसी की इच्छा पूरी हो गई तो काम नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो इच्छाएं उठती रहनी चाहिए, लेकिन उसकी ज़रूरतें भी साथ साथ पूरी होती रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, congratulating the employee for good performance and awarding him for giving valuable suggestion or which type of non financial incentive। तो किसी व्यक्ति के अच्छे कामों को अवार्ड करेंगे आप, ठीक है, उनके सजेशंस को आप अहमियत देंगे। तो ऐसे जो होते हैं वो आपके एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम के तहत आते हैं। आप उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको अवार्ड देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच इंडिविजुअल शुड नो हु ही हैज टू टेक ऑर्डर फ्रॉम एंड टू होम ही इज अकाउंटेबल। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसको ऑर्डर कहाँ से लेना है और वह किसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, दिस हेल्प टू क्रिएट द hierarchical structure and also help in coordination among various departments. From the following step in the process of organization, identify the step indicates the above statement। ये जो पहला ही था ना, वही काफी था आपके आंसर के लिए। and the answer will be establishing reporting relationship। okay, question 47 answer will be 4, establishing reporting relationship। Question number 48, the specific statement that inform what is to be done and do not allow any flexibility or discretion are which type of plan from the following। ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन 2 पॉलिसी। ठीक है, जब पॉलिसी कोई बनाई जाती है ना, तो उसमें किसी भी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है आपके स्ट्रेटेजी में होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी होती है रूल्स में, फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके प्लानिंग में। ठीक है, प्रोसीजर में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डिपेंड करता है क्या होता है। लेकिन पॉलिसी जो होती है ना, वो वैसी की वैसी ही रहती है। ठीक है, जैसे कि आपको मंथ में एक ही दिन की छुट्टी का जो आप लेते हैं, कंपल्सरी लीव जो रहता है, CL रहता है, वो आपको एक ही दिन की मिलने वाली है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको 4 दिन की मिल रही है, बाकी लोग को 1 दिन की मिलेगी। ठीक है, तो पॉलिसी इज अ पॉलिसी। ओके, वो वैसी ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। In 49, it is a common thread that runs through all activity such as purchase, production, sales and finance to ensure continuity in the working of the organization। इतना ही काफी है, बाकी ये पढ़ लेते हैं आगे। To implicit and inherent in all function of organization, from the following identify the concept stated in the given statement। The answer will be 3, coordination। ठीक है, एक से दूसरे में चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 50 आज आखिरी कर लेते हैं इसको। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा एक लिमिटेशन नहीं है प्लानिंग फंक्शन का? तो लिमिटेशन की बात बोला गया है, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है, तो इसकी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 50 का आंसर पहला ही हो जाएगा। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ना कि उसकी लिमिटेशन। ठीक है, प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है, आगे को देख के आप बनाते हो। ठीक है, thank you so much for the session and happy new year to all of you।